तो आज फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आपकी ज़िंदगी का ये होने जा रहा है। तो हम आज के वीडियो में डायबिटीज़ को ही पकड़ते हैं। ये बीमारियों पे मेरा पहला वीडियो है। तो डायबिटीज़ इसलिए लिया है क्योंकि डायबिटीज़ ही हर एक बीमारी के पीछे होता है, और मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि हर एक बीमारी किस तरह से डायबिटीज़ से ही जुड़ी हुई है। और अगर हम शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं अपने बॉडी में तो हर एक बीमारी से निजात पा ही लेते हैं। वो बीमारी चाहे आपकी ब्लड में शुगर हो या फिर ब्लड से बाहर हो, कोई भी हो, हर एक बीमारी का, कैंसर, किडनी कैंसर, लीवर, कोई भी बीमारी हो XYZ आपको, उसके पीछे दो ही चीज़ें होती हैं, हाई इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और हाई शुगर जो आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर आपकी बॉडी में मतलब ब्लड में आपके शुगर डिटेक्ट नहीं भी हो रही है और आपको सिम्टम्स हैं जो मैं अब आगे आपको बताऊंगी, तो फिर इसका मतलब है कि आपके अंदर शुगर ज़्यादा है और आपकी बॉडी उसको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही है। तो उसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हो ब्लड में शुगर आने से पहले ही, क्योंकि ब्लड में शुगर आना एक वर्स्ट कंडीशन होती है, जब पैंक्रियाज जो है वो काम करना बंद करता है तो ब्लड में शुगर आने लगती है। उससे पहले वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि ब्लड में शुगर ना आए। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये 10-15 साल डायबिटीज़ आपको डिटेक्ट होने से पहले, कोई भी बीमारी बड़ी या फिर ब्लड में शुगर डिटेक्ट होने से पहले से 10-15 साल पहले से आपके अंदर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो उन सिम्टम्स पे हम पहले बात करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पेशेंस के साथ आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पूरी सुनोगे ठीक से, उस प्रॉब्लम को जान पाओगे सही से, तभी उसको आप हैंडल कर पाओगे। तो सबसे पहले सिम्टम्स पे आते हैं कि हाई इंसुलिन, हाई शुगर और हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये चीज़ें क्या हैं ये तो बाद में देखते हैं। हम पहले हम इनका जो, अगर ये हैं आपके अंदर, तो आपकी अगर ब्लड में शुगर डिटेक्ट नहीं भी हो रही है और अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो यानी कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है। तो सिम्टम्स जो हैं वो हैं बार बार पेशाब आना, ख़ास तौर से रात में, बार बार भूख लगना, खाने के बाद सेटिस्फाई नहीं होना, ज़्यादा क्वांटिटी में खाना, रात में भूख लगना, शुगर और ग्रेन ज़्यादा खाने की तलब होना, थकान, पेट पर चर्बी होना, खड़े होने पर पेट आगे आना और पैर दिखना, आपके नहीं दिखना, मतलब जब आप खड़े होते हो तो आपको पेट दिखाई देता है और पैर नहीं दिखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है। उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई बीपी, फैटी लीवर, लीवर पे चर्बी, पिकॉड, पिकॉस, थायराइड, फाइब्रॉइड्स, आपके सिस्ट होना कहीं पर, माँ के नई माँ है कोई तो उसके दूध नहीं बनना या दूध कम बनना, बगल, गर्दन, जांग, घुटने के पीछे कालापन होना, स्किन टैग्स, मस्से छोटे छोटे होना, ये तो बहुत पहले इंडिकेट हो जाता है, करीब 15 साल पहले अगर आपको छोटे छोटे मस्से हो रहे हैं तो फिर यानी कि आपको ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। सभी के नहीं होते हैं लेकिन कुछ लोगों के, मेरे हैं, मेरे अभी भी हैं थोड़े से, काफ़ी मेरे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये एक प्रॉब्लम का इंडिकेशन है। उसके अलावा सिस्ट होना, गांठ होना कहीं पर भी, ये हो सकता है आपको, ये शुरुआती साइन होती हैं। अगर शुगर 90 और 100 रहे तब भी आपको ये वाले साइन आ सकते हैं कि कहीं सिस्ट हो गई या फिर स्किन टैग्स या मस्से आपके छोटे छोटे गर्दन पे जो होते हैं वो हो जाते हैं, यानी कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है। उसके अलावा ज़्यादा प्यास लगना, इन्फ्लेमेशन होना, इन्फ्लेमेशन मतलब घाव होता है, दर्द होना कहीं पर भी, ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस, बोन्स की कोई प्रॉब्लम, बोन्स में हड्डियों में दर्द होना,
नींद नहीं आना, स्लो डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब आपको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे डिमेंशिया, मेमोरी प्रॉब्लम्स, भूल जाना, बार बार भूलना, ब्रेन फॉग होना, डिप्रेशन होना, परेशान रहना, एंग्जाइटी होना, पुअर फोकस होना, ध्यान नहीं लगना किसी चीज़ में। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं पढ़ाई में, माँ बाप उनको डांटते हैं, और प्रॉब्लम जो होती है वो उनके खाने में शुगर ज़्यादा होती है, इस वजह से उनको ध्यान नहीं लग पाता है पढ़ाई में। उसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा मोटे या पतले होना, बदन पे गोश्त ना चढ़ना, मसल जो होता है मसल लॉस होना, क्योंकि आप प्रोटीन और दूसरे मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, इस वजह से आपके ऊपर गोश्त नहीं चढ़ रहा है, आप बहुत कमज़ोर से लग रहे हो। उसके अलावा एक्नी, मुहासे होना, पिकॉस की वजह से भी होते हैं, और पिकॉस भी इसी वजह से होता है। एक्नी, मुहासे हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है, उस वजह से होते हैं। उसके पीछे भी हाई शुगर ही होती है। लो टेस्टोस्टेरोन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, तो ये सभी आपके हाई ब्लड में हाई शुगर, हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के आपको शुरुआती सिम्टम्स हैं, जो आपको 10-15 साल पहले से भी हो सकते हैं, कोई भी बड़ी बीमारी या फिर ब्लड में शुगर डिटेक्ट होने से पहले। अब आते हैं कि ब्लड में कितनी शुगर होना चाहिए और कितनी ज़्यादा होती है। कितनी होगी तो ठीक होगी, कितनी होगी और ज़्यादा होगी, और क्यों होती है ये ब्लड शुगर, तो उस पर अब बात करते हैं। तो देखिए 80 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बिल्कुल ठीक होती है। 90 से 100 भी ठीक होती है, मगर 100 भी अगर आपकी लगातार रहती है तो फिर शुरुआती सिम्टम्स जैसे कि स्किन टैग्स, ये जो छोटे छोटे जहाँ आपकी बगल पे और आपकी गर्दन पे मस्से होने लगते हैं, इस तरह के सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, या फिर कुछ और थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती हैं। तो बेहतर है कि आपकी शुगर लेवल बिल्कुल सही जो है वो 80 से 90 के बीच होना चाहिए। अब डायबिटिक्स मोस्टली क्या होता है, जब डायबिटीज़ आपको डिटेक्ट होती है, शुगर ब्लड में आने लगती है, तब तक आपका जो पैंक्रियाज है उसके 50% सेल जो हैं वो बीटा सेल डैमेज हो चुके होते हैं। मतलब आपके पास सफिशिएंट जितना होना चाहिए शुगर को, उस जो शुगर आप खा रहे हो उस शुगर को ब्लड से बाहर निकालने के लिए जितना इंसुलिन आपको होना चाहिए आपके पास, उतना आपका पैंक्रियाज नहीं बना पा रहा है, क्योंकि आपके बीटा सेल जो हैं 50% डैमेज हो चुके हैं। और क्योंकि अब आपके पास उतना इंसुलिन नहीं है जितना कि होना चाहिए उस शुगर को हैंडल करने के लिए, तो ब्लड में आपकी शुगर बढ़ने लगती है। यहीं से ब्लड शुगर की शुरुआत होती है। बट इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर जो तरीक़ा बताते हैं वो बीमारी से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो या तो कोई आपको दवा देते हैं जैसे मेटमॉर्फिन इस टाइप की, या फिर आपको इंसुलिन देते हैं। अगर आपकी ज़्यादा ही हालत ख़राब है, मतलब पैंक्रियाज बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, तो फिर इंसुलिन दिया जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ में। तो वो जो है वो उस बीमारी से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हाई इंसुलिन जो है वो हाई ब्लड शुगर से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बनता है। आपकी फास्टिंग शुगर कितनी होनी चाहिए, 70 से 90 तक होनी चाहिए। अगर फास्टिंग शुगर 110 से ऊपर जा रही है तो आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। अगर 140 से ऊपर है, इसका मतलब है आपको हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, नर्व और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं, आपके पंजे या एड़ी में दर्द, या फिर उंगलियों का सुन होना, या फिर पकड़ आपकी ढीली पड़ना, इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जब 140 से ऊपर जाती है आपकी फास्टिंग शुगर। अब खाने के बाद 1 या
2 घंटे की रीडिंग जो होती है वो सबसे सही होती है, जो खाना खाने के बाद की होती है। खाने के 1 घंटे के बाद आपका शुगर लेवल होना चाहिए 120 या इससे कम, और 2 घंटे बाद 100 या उससे कम। हाँ, अब आते हैं कि प्री डायबिटीज़ क्या होता है। प्री डायबिटीज़ जो है, प्री डायबिटिक की रीडिंग्स और डायबिटिक होने की रीडिंग्स क्या होनी चाहिए। तो प्री डायबिटीज़ होने के लिए आपकी ब्लड शुगर की रीडिंग होनी चाहिए 100 से 125, और अगर सिंगल डिजिट के नंबर्स में जो लिया जाता है वो होता है 5.7 और से 6.4 तक। और अगर आप डायबिटिक हो चुके हो तो फिर आपकी रीडिंग्स जो हैं ब्लड शुगर लेवल की वो होंगी 126 या फिर उससे ज़्यादा, और अगर नंबर्स में जाते हैं सिंगल डिजिट में तो 6.5 और उससे ज़्यादा। अगर इतनी आपकी रीडिंग्स आ रही हैं तो यानी कि आप डायबिटिक हो चुके हो। अब नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल आपका होना चाहिए 80 से 100 तक भी सही होता है, मगर बिल्कुल ठीक जो है वो 70 से 90 के बीच होता है, 80-90। तो बिल्कुल नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए 80। अब डायबिटिक होने के लिए या ब्लड में शुगर ज़्यादा होने के लिए 10 से 15 साल तक का टाइम लगता है आपको। मतलब डायबिटीज़ या ब्लड में जब डिटेक्ट होती है उससे पहले से 10-15 साल पहले से आपके अंदर प्री डायबिटिक कंडीशंस होने लगती हैं। जैसे जो सिम्टम आपको मैंने बताए हैं पीछे, उनमें से अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम है 2 या 3, जैसे तो आपका ब्लड शुगर, और आप अगर ब्लड शुगर अपना चेक कराते हो और नॉर्मल निकलता है तो भी आपको प्री डायबिटिक कंडीशन है, इसका आप ध्यान रखिए। जैसे कि कुछ सिम्टम आपके अंदर बहुत पहले से होने लगते हैं, 10-15 साल पहले से, जब आपके ब्लड में शुगर डिटेक्ट होने से 10-15 साल पहले से। जैसे बहुत ज़्यादा थकान होना, दोपहर का खाना खाने के बाद नींद आना, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है प्री डायबिटिक होने का। उसके अलावा आपका पेट बाहर होना, ज़्यादा पतले या दुबले होना, स्किन और हेयर की प्रॉब्लम्स आपको होना, इस तरह की। जो पीछे मैंने सिम्टम्स बताए हैं उनमें से चेक करें आपके अंदर क्या क्या सिम्टम है। अगर उनमें से आपके अंदर कोई भी सिम्टम है इसका मतलब ये है कि आपको प्री डायबिटिक कंडीशंस आपके अंदर हैं। क्या होता है कि आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, और पैंक्रियाज कहाँ होता है इसका कोई वीडियो देख लें या कोई फ़ोटो देख लें, पता चल जाएगा आपको। पत्ती के शेप का होता है पैंक्रियाज, जो कि इंसुलिन नाम का हार्मोन निकालता है जो आपके शुगर को रेगुलेट करता है। और इंसुलिन जो होता है वो ज़्यादा शुगर को ब्लड से बाहर रखता है। जैसे ही आप कुछ खाते हैं और उस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत तेज़ी से आपके ब्लड में शुगर छोड़ता है, जैसे गेहूँ चावल या शुगर से बनी कोई चीज़, या जैसे फलों में सेब हो गया, एप्पल, तो ये जितनी शुगर ब्लड में ज़्यादा होती है उसी हिसाब से पैंक्रियाज इंसुलिन निकालता है, जिससे उसे ज़्यादा शुगर को जल्दी से जल्दी खून से बाहर किया जाए। तो इंसुलिन क्या करता है, इस एक्सेस शुगर को लीवर में छुपा देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, या कभी मसल टिश्यू या फैट या कोलेस्ट्रॉल बना देता है, क्योंकि बॉडी में ब्लड में ज़्यादा शुगर बॉडी चाहती नहीं है। ब्लड में शुगर बहुत डैमेजिंग होती है। ये क्या होता है, आपकी जो नसों में खून के साथ चलती है तो खून जो नसों की लाइनिंग होती है उनके लिए बहुत ख़राब होती है। अगर ज़्यादा टाइम तक ये शुगर नसों में रहेगी आपकी, तो फिर आर्टरीज जो है ना, आपकी नसों की दीवार जो है वहाँ घाव बना देती है और वहाँ पे प्लाक जमने लगती है। अब क्या होता है, जब प्लाक जमने लगती है, मोटी होने लगती है, वहीं पर ब्लॉकेज, तो जिस पार्ट में ये प्लाक बनती है और वहीं पर ब्लॉकेज बना देती है। जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होगी वहाँ वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम होगा या फिर नहीं होगा, और वही बॉडी का पार्ट काम करना या तो बंद कर देगा या फिर स्लो काम करेगा। जैसे हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है तो हार्ट अटैक, थायराइड ग्लैंड में है तो थायराइड, आँखों में है तो आई प्रॉब्लम, हड्डियों में शुगर जमने लगती है तो बोन प्रॉब्लम, दिमाग में है तो दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स।
तो इस तरह बॉडी हर जतन करती है कि शुगर जो है वो खून से बाहर रहे, क्योंकि ये शुगर आर्टरीज या नसों में प्लाक बनाती है, जैसे कि आपके दांतों में होती है उस तरह की, और ऑक्सीडेशन भी खूब करती है जिससे आपके सेल डैमेज होने लगते हैं। इंसुलिन जो होता है वो शुगर को सेल तक पहुंचाता है। ग्लूकोज या शुगर सेल में जाना चाहिए। अगर इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो उस शुगर से, जो कि सेल के अंदर होती है, फिर हमें एनर्जी मिलती है, काम करने के लिए ताकत मिलती है। और इंसुलिन जो होता है वो एक तरह से चाबी की तरह होता है, जैसे जिस सेल का दरवाज़ा खोलने के लिए। बट क्या होता है, जब सेल्स में शुगर ज़्यादा होने लगती है तो सेल जो होता है वो देखता है कि शुगर है ऑलरेडी और बाहर से इंसुलिन जो है वो आए जा रहा है, तो वो एकदम से उसे नकारना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जहाँ पे इंसुलिन तो बहुत ज़्यादा होता है मगर सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो क्या होता है, अब इंसुलिन ज़्यादा है और उधर इंसुलिन जो है वो शुगर को लाए जा रहा है पैंक्रियाज, जब तक आपका ठीक से काम कर रहा है इंसुलिन खूब सारा आपके अंदर बन रहा है। इंसुलिन बनता है और वो शुगर को जो है ट्रेवल कराता है, लेकिन सेल उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या होता है, वो बाहर ही खड़ा रहता है शुगर लिए हुए, शुगर अंदर नहीं जा पाती है। इसी को कहते हैं हाई इंसुलिन। हाई इंसुलिन आपकी बहुत सी बीमारियों की जड़ होता है। ज़्यादा इंसुलिन पैंक्रियाज को रिलीज नहीं करना चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है। अब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, काफ़ी टाइम तक 10-15 साल तक यही सिचुएशन आपके बॉडी में चलती रहती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपका पैंक्रियाज जो होता है वो गिव अप कर देता है और आपका पैंक्रियाज जो है वो उसके बीटा सेल जो हैं, जो क्योंकि आप दूध और गेहूँ बहुत ज़्यादा आपकी डाइट में है, तो फिर वो आपका पैंक्रियाज के बीटा सेल को डैमेज करने में बहुत बड़ी रोल होता है उसका, दूध का और गेहूं का। तो आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं। अब क्या होता है, ब्लड में शुगर आपके ज़्यादा हो जाती है और उधर इंसुलिन भी हाई होता है, तो दोनों ही बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, हाई इंसुलिन भी और हाई शुगर भी। हाई इंसुलिन जो है वो हाई शुगर से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो अब आप खूब सारा शुगर खाते हो, जैसे खूब सारा गेहूं, चावल और शुगर से बनी मिठाई वगैरह, मगर ज़्यादा इंसुलिन, हाई इंसुलिन जो होता है और हाई शुगर, दोनों ही बॉडी के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, दोनों ही अच्छे नहीं हैं। और इस तरह का ये जो हाई इंसुलिन और हाई शुगर का गेम है, ये कोई 10 से 15 साल तक चलता रहता है आपकी बॉडी ब्लड में शुगर डिटेक्ट होने से पहले, क्योंकि इतने टाइम में पैंक्रियाज काफ़ी आपका वीक हो चुका होता है और पैंक्रियाज के बीटा सेल भी काफ़ी, लगभग 50% तक आपके 50% तक डैमेज हो चुके होते हैं। तो पैंक्रियाज इंसुलिन कम बनाता है और जब ज़्यादा शुगर ब्लड से बाहर करने के लिए इनफ इंसुलिन नहीं होता है जितना होना चाहिए, तो इस तरह से ब्लड में शुगर आपके बढ़ती है और यही होती है टाइप 2 डायबिटीज़। और टाइप 1 में हमारा पैंक्रियाज इतना डैमेज हो जाता है कि वो इंसुलिन को बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं करता, तो उसको फिर बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, जिसके लिए अलग नुकसान है, क्योंकि कोई भी दवा जब हम मुंह से खाते हैं तो वो एक प्रोसेस से होकर गुजरती है और लीवर बीच में आ जाता है, और लीवर के रहते उस दवा का आधा या पौना हिस्सा ही ब्लड में घुल पाता है। बट जब हम कोई भी दवा नसों से डायरेक्ट लेते हैं तो वो क्या होता है, लीवर बीच में नहीं आता और दवा जो होती है डायरेक्ट खून में पूरी डोज मिल जाती है और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और लीवर क्या करता है, लीवर उसको दवा को काफ़ी मतलब बाईपास कर देता है, थोड़ी सी ब्लड में जाती है, बाकी सब आपकी बाहर निकल जाती है पॉटी शूशू या फिर आपके पसीने के ज़रिए। तो ब्लड में शुगर होनी चाहिए 80 से 100 मिलीग्राम। 100 भी ज़्यादा है बट इतनी हैंडल कर लेता है बॉडी। हालांकि लॉन्ग टर्म तक इतनी भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सही 80 होती है, 70-80 तक बिल्कुल ठीक होती है आपकी, 70 भी इतनी कम नहीं है, 80 बिल्कुल ठीक होती है, 80।
पर डेसीलीटर। बट अगर आप 50, 60 या 70 में भी हैं और आपको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, मतलब कमज़ोरी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी शुगर ड्रॉप होने वाले लेवल जो होते हैं, जैसे कि सिम्टम जो होते हैं, जैसे कि कमज़ोरी आना, बेहोशी लगना, वो सब अगर आपको नहीं हो रहा है तो इतनी भी आपके लिए ठीक है। और अगर अगर हाइपोग्लाइसीमिया के लग रहे हैं कि सिम्टम आ रहे हैं, जैसे कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लग रही है या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, अनईजी फील हो रहा है, तो फिर आपको लिए इतनी ब्लड शुगर सही नहीं है, कम है आपकी। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों होती है और कितनी शुगर ब्लड में होना चाहिए। अब समझते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमें ये प्रॉब्लम ना हो, या अगर हो गई हो तो कैसे ठीक करें, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें। तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा है, मतलब 100, कब? खाने के 2 घंटे के बाद की रीडिंग अगर 100 या उससे कम आ रही है तो आपका ब्लड शुगर ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा आ रही है तो आप डायबिटीज़ में हैं। देखिए, सही ब्लड शुगर लेवल होता है 80। 90 या 100 होने पर भी कुछ अर्ली सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे स्किन टैग्स या मस्से होना, स्किन या हेयर की प्रॉब्लम्स होना, रूखी सूखी स्किन और हेयर होना, वज़न ज़रूरत से ज़्यादा या कम होना, दोपहर का खाना खाने के बाद नींद आना, थकान रहना, वगैरह वगैरह। पीछे जो सिम्टम दिए हैं उनमें से आप चेक करें आपके अंदर क्या क्या है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम आ सकते हैं। तो उनमें से अगर कोई भी सिम्टम है आपके अंदर, एक है या 2-3 भी हैं, तो आप समझ लीजिए आप प्री डायबिटिक हैं। चाहे आपके ब्लड का, अगर आप जब टेस्ट कराते हैं तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल ही क्यों ना आता हो, बट अभी सिचुएशन उतनी सीरियस नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट करने पर, थोड़ी सी अपनी डाइट पर ध्यान दे लेंगे आप, तो जल्दी ही प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। बट प्रॉब्लम ज़्यादा उन लोगों को होती है जिनकी ऑलरेडी कई सारी दवाएं चल रही होती हैं, या सिर्फ डायबिटीज़ की ही दवा चल रही है, क्योंकि दवाएं क्या होता है, बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं। जितनी आप लंबे अरसे से दवा खा रहे हैं, उतनी ही आपकी बॉडी डैमेज ज़्यादा हो चुकी है। बीमारी तो कम डैमेज करती है दवा, बॉडी को दवा ज़्यादा करती है उसके लिए जो दी जाती है। अच्छा, आप खुद जज करें कि जब आपने दवा शुरू नहीं की थी तब आपकी हालत कैसी थी। जैसे कि अगर आपने डायबिटीज़ और थायराइड के पेशेंट हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत पहले, 10-15 साल पहले शुरू हो चुकी होती है, तो तब आपकी हालत कैसी थी, और अब दवा शुरू करने के बाद आपकी हालत 2-4 साल में कैसी हो गई है। सिचुएशन पहले से अच्छी हुई है या पहले से वर्स हो गई है। हाँ, आपके नंबर्स में फ़र्क आ सकता है, मगर आपकी हालत कैसी है, आपके अंदर क्या ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, वीकनेस आपको नहीं होती है, आप अच्छे से डील कर पा रहे हो अपने रोज़मर्रा के काम। तो ये देखें आप कि आपको प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं या कम हुई हैं आपकी, और मोस्टली मोस्टली क्या 100% ही बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब आपने खुद ही देखा होगा। तो गोली दवा की शुरुआत जो होती है वो तो एक गोली से होती है हमेशा ही, बट थोड़े टाइम बाद क्या होता है, एक दूसरी दवा शुरू हो जाती है। जैसे डायबिटीज़ से शुरुआत हुई तो कुछ टाइम बाद ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ गई, अब उसकी एक गोली, और फिर कुछ टाइम बाद थायराइड की, किसी को लीवर की, या किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी की किडनी की। इस तरह से बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, और मतलब अब आप एक के बाद एक दवाओं की तादाद बढ़ाते ही जाओ बस। बट हालत कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, जब तक आपकी सांस चल रही है, और अगर आपने उससे पहले तक अगर आपने अपनी डाइट पर ध्यान दे लिया तो काफ़ी हद तक आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाओगे। और कोशिश करो कि जैसे जैसे हालत बेहतर होती जाए दवाओं की क्वांटिटी कम करते जाओ। जैसे पहले 100 mg की ले रहे थे दवा, तो अब 1-2 महीने बाद 50 mg की, 1 महीने बाद ही 50 mg की कर दो। ऐसे ही महीने में थोड़ा थोड़ा कम करके दवाओं से अपना पीछा छुड़ा लो। चाहो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जिसमें टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो टेस्ट करा लो, जैसे
थायराइड वगैरह, उसमें आपको तसल्ली भी हो जाएगी। वैसे तो सबसे बड़ा इंडिकेटर यही होगा कि अगर आप बिना डाइट के अपनी दवा छोड़ने या कम करने की कोशिश करोगे तो आपकी हालत ख़राब होने लगेगी। बट डाइट करते हुए जब 1 महीने बाद अपनी दवा कम करोगे तो अब आपकी हालत ख़राब नहीं होगी, आपको पहले से ज़्यादा ताकत महसूस होगी और आप अच्छा फील करोगे अपने अंदर। और जो लोग दवा नहीं खा रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। डाइट शुरू कर दें, धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपके अंदर सिम्टम्स वो सब ख़त्म हो जाएंगे बहुत इजीली। ख़ास तौर से डायबिटीज़ वाले, अगर डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं तो ये डाइट शुरू करने के अगले दिन से ही अपना शुगर लेवल चेक करें और खाने के 1 घंटे बाद बिना दवा के 250 से कम आ रही है आपकी रीडिंग या फिर 9 से कम आ रही है तो फिर दवा ना लें। क्योंकि और इंसुलिन वाले जो हैं वो ख़ास ध्यान रखें, इंसुलिन वाले भी ऐसा ही करें क्योंकि डाइट ये जो डाइट है ये फ़ौरन मतलब अगले 24 घंटे में ही आपके ब्लड ग्लूकोज पे असर दिखाने लगती है। हाँ, और अगर आपकी रीडिंग 200 1 घंटे खाना खाने के 1 घंटे बाद 250 या फिर सिंगल डिजिट में 9 से ऊपर आ रही है तो फिर उसी हिसाब से अपनी दवा और इंसुलिन जो है उसको मैनेज करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जो ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देगी। ख़ास तौर से इंसुलिन वालों को ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि इंसुलिन डायरेक्ट नसों में दिया जाता है तो लीवर जो होता है वो बीच में नहीं आता है और इस तरह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, कोमा में भी जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। थोड़ी सी ज़्यादा शुगर इतना डैमेज नहीं करेगी जितना 50 से कम कर सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है वो हाइपरग्लाइसीमिया से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मतलब कम शुगर लेवल बड़ी शुगर लेवल ज़्यादा शुगर लेवल से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एक बार को आप ज़्यादा को तो हैंडल कर लोगे मगर कम को करना मुश्किल होता है। तो अपना डोज का इस तरह से ध्यान रखें। नॉर्मल से कम शुगर लेवल जो होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ज़्यादा शुगर लेवल से 50 से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। 50 से नीचे अगर आपका जा रहा है तो आप फिर ध्यान दें, अपनी दवा कम करें। दवा वालों को ही ये प्रॉब्लम होती है, जो लोग दवा नहीं खाते हैं उनको नहीं होती है। तो इस बारे में आप अपने डॉक्टर से भी राय ले सकते हैं कि कितना सही रहेगा और वो आपको थोड़ी हेल्प कर सकता है इस बारे में। बाकी सब आपको अपने आप ही करना पड़ेगा ज़्यादातर क्योंकि आपका डॉक्टर जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं, अगर आप उससे कहोगे कि मैं अपनी दवा कम कर रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ तो वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि उसका पेशेंट कम हो जाएगा क्योंकि वो आपसे फीस ले रहा है और उधर फार्मा इंडस्ट्री वालों से भी कमाई कर रहा है। तो उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ाने में है और आपको हमेशा बीमार रखने में है क्योंकि इसी में उसका फ़ायदा है। तो आप वैसे भी आगे 7-8 साल में जो सिचुएशंस हो रही हैं तो उसमें हो सकता है आपको डॉक्टर ढूंढे से मिले भी ना, दवाएं और डॉक्टर। तो जो लोग दवाओं पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं और डॉक्टरों पे वो ध्यान दें, उन्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा सरवाइव करने में परेशानी होने वाली है। तो अब क्योंकि सिचुएशन इस टाइप की चल रही है कि आगे चल के आप खुद ही देखोगे, मैं इस बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपॉपुलेशन होगा तो फिर इसमें डॉक्टर्स भी आपको मिलना कम होंगे और मुश्किल पड़ेंगे और दवाएं भी आपको मुश्किल से ही मिल पाएंगी आगे के कुछ सालों बाद। हो सकता है 2-3 सालों बाद ही ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो आपको सरवाइव करना है तो इन चीज़ों से अपना पीछा आपको छुड़ाना पड़ेगा। तो आपको बहुत होशियारी और समझदारी से अपना काम करना है वरना आपको आगे सरवाइव नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास बिल्कुल मत जाओ, मगर अगर लग रहा है आपको कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उससे डिस्कस करो अपने डॉक्टर से, बट उससे ज़्यादा ये उम्मीद मत रखो कि वो आपकी दवा छुड़ाने में कोई हेल्प करेगा क्योंकि इसमें उसका नुकसान ही है।
तो काफ़ी कुछ समझा दिया मैंने, ये सब ज़रूरी था। जब तक आप पूरी तरह से बीमारी को समझोगे नहीं तो इसका इलाज कैसे करोगे फिर। तो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ चुके होगे और आप। और एक बात और, आप देखोगे कैसे आप कि सिर्फ अपनी डाइट में शुगर को कम कर लेते हो तो किस तरह से अपनी हर एक बीमारी से बाहर आ जाते हो। फिर चाहे वो मोटापा हो या थायराइड या कैंसर या किडनी, ये आगे जब मैं आपको हर एक बीमारी पे अलग से वीडियो दूंगी तो आप देखोगे किस तरह से हर बीमारी हाई शुगर और हाई इंसुलिन से जुड़ी हुई है। और ये सिर्फ शुगर को अपनी डाइट में कम कर लोगे तो किस तरह से आप हर एक बीमारी से निजात पा जाते हो। तो अब आते हैं डाइट पर। तो डाइट में उसी तरह से करें जैसे वेट लॉस डाइट में बताया है। वेट लॉस वाली डाइट की मैंने जो वीडियो दी है वेट लॉस डाइट करके, उसमें आप देखें तो उसमें जो बताई है डाइट वो 15 दिन पहले करें वेट लॉस वाली डाइट, और उसके बाद 15 दिन फास्टिंग वाली डाइट करें। फास्टिंग किस तरह से करनी है ये फास्टिंग डाइट वीडियो दी हुई है, उसमें देखें आप। फास्टिंग उसमें बताया हुआ है किस तरह से कैसे करनी है। तो फास्टिंग वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखें, उसी तरह से करें। इस तरह डाइट करके 1 महीने में ही आप अपनी दवा को और इंसुलिन को से या तो छुटकारा पालोगे या फिर काफ़ी क्वांटिटी में कम रह जाएगी। अगला महीना हो सकता है आप पूरी तरह से आपको अपनी दवा से छुटकारा मिल जाए। अगर एक से ज़्यादा दवा खा रहे हो तो उसे भी कम करते जाओ। चाहो तो अपने डॉक्टर की हेल्प ले लो, वो उसकी मगर वो ऐसा मुश्किल से ही करेगा। डॉक्टर ऐसा करने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर भी देख लो, अगर हेल्प करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें उसका नुकसान है। बस यही ध्यान रखो कि अगर दवा छोड़ने या कम करने के बाद आप इजी फील कर रहे हो, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, पहले से बेहतर फील कर रहे हो, आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी कम हो रही हैं, तो बस सब कुछ ठीक ही है। हिम्मत करो और दवा और डॉक्टर से अपना पीछा छुड़ाओ, क्योंकि जब तक आप वो दवा खा रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट तो बना ही रहेगा और जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। और हर एक दवा बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी कि घाव तो करती ही है, तो इन्फ्लेमेशन तभी दूर होगा जब दवा पूरी तरह से आप बंद करोगे। तो मुझे पता है कुछ लोगों को दवा से बहुत ज़्यादा मोह होता है, छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो ही लोग होते हैं जो बीमार और ज़्यादा बीमार होते जाते हैं। तो फैसला तो आपको ही करना होगा, सिर्फ मैं हेल्प कर सकती हूँ, बाकी हिम्मत तो आप ही को करनी होगी। तो उस डाइट के साथ कुछ और थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। एक तो आपको ग्रीन जूस ज़रूर लेना है। जो इंग्रेडिएंट मैंने बताए हैं उसमें वो अगर मिल जाते हैं आपको तो बेस्ट है, वरना कुछ और मैनेज कर लो आपके यहाँ जो भी मिलता है। ग्रीन जूस कैसे बनाना है वीडियो पूरी बनी हुई है, उसे देखो, उसमें उसकी बनाने का तरीक़ा और टाइमिंग दोनों दिया हुआ है किस टाइम पीना है। इस जूस को डायबिटीज़ को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। अच्छा, आजकल छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रही है। बच्चों को मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो बहुत दर्दनाक होती है, उसके लिए एक अलग वीडियो दूंगी, मगर ये वीडियो भी एक इस उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उनके लिए तो इस जूस में जो मैंने केल डाली है वो उस केल के बारे में ऐसा रिसर्च हुआ है कि अगर खून में बहुत सारी शुगर है आपके और केल का एक पत्ता आप खा लेते हैं तो बहुत जल्दी शुगर ब्लड से बाहर निकल जाती है। तो टाइप 1 वाले हर खाने के साथ अगर खा सकें तो सलाद की तरह केल का एक पत्ता चबा चबा के खा लें। अच्छा, केल आप रात में भी किसी भी टाइम खा सकते हो। मैं रात में कच्ची सब्जी और फल खाने को मना करती हूँ, लेकिन केल क्योंकि क्रूसीफर वेजिटेबल है और क्रूसीफर वेजिटेबल आप रात में खा सकते हो, तो ये आपको वाटर रिटेंशन नहीं देगी। हाँ, सेलरी नहीं ले सकते हो, सेलरी में बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत होते हैं, तो वो आपको वाटर रिटेंशन देगी, बहुत प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। सिर्फ केल का पत्ता खाना है अगर आप की ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो फिर और ख़ास तौर से टाइप 1 वाले खाने के साथ खा लें या तो, या फिर खाने के बाद खा लें, खाने के पहले कभी भी खा लें, खाने के साथ ही खाएं तो अच्छा है, सलाद की तरह। पत्ता जो है वो तब चबा चबा के खा लें।
अच्छा, केल का अगर नहीं मिल पाता है पत्ता तो फिर कोई और क्रूसीफर वेजिटेबल का पत्ता ले लें। क्रूसीफर वेजिटेबल्स में यही सब आती हैं, आपकी सरसों हो गई, शलजम हो गया, और आपका ये मैंने बता रखा है उसमें, ध्यान में मेरे इस टाइम जहन में नहीं आ रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इनका मूली है, मूली भी क्रूसीफर वेजिटेबल है, और पत्ता गोभी। तो ये भी आप ले सकते हैं अगर आपको केल अवेलेबल नहीं हो पा रही है। केल बेस्ट है मगर। तो अगर अगर जब बच्चा छोटा है, बड़ा बच्चा तो जूस पी लेगा, मगर अगर छोटा बच्चा है तो उसको आप जूस दे सकते हो। उस पत्ते का कैसे निकालना है उस जूस को, एक उसमें मूसली जो होती है ना, ओखली और मूसली, उसमें उसको कुचल लो। अगर ज़रा सा पानी डाल लो उसमें, अगर परेशानी हो रही है कुचलने में, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के उसको कुचल लो, और उसका गाढ़ा सा रस निकाल के 1 चम्मच वो खाने के साथ बच्चे को दे दो, छोटे बच्चे को। जब आप इसे मूसली में पीस लोगे, कुचल लोगे, तो उसमें से गाढ़ा सा जूस निकलेगा, और वो गाढ़ा सा जूस जो है वही बच्चे को, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं करो, उसमें पानी नहीं डालो, वही बच्चे को खाने के साथ, जब भी बच्चा खाना खाए, तीनों टाइम भी दे सकते हो, और 1-1 चम्मच बच्चे को खाने के साथ दे दो। कि बड़े बच्चे तो आराम से जो जूस मैंने दिया है, ग्रीन जूस की रेसिपी, वो पी लेंगे, मगर ये क्योंकि उसमें बेरीज डली हुई हैं तो उससे उसका टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। बट छोटा बच्चा जो है वो नखरा कर सकता है। तो वो वाला जूस जो मैंने बताया है, वो जितना भी हो सके बच्चा पी सके उतना अगर पी ले तो अच्छा है। नहीं तो जो ज़्यादा छोटा बच्चा है, नहीं पीने का उसका मन है, तो फिर उसको ये पत्ते का, सिर्फ पत्ते का जूस निकालो उसका, और वो उसको छान के पत्ते का जूस कॉन्सेंट्रेट, मतलब 1 या 2 चम्मच खाने के साथ, हर खाने के साथ दे दो उसको। ख़ास तौर से दोपहर और रात के खाने के बाद, या खाने के साथ भी दे सकते हो, ड्यूरिंग मील, खाने के पहले के, मतलब खाने के साथ ही होना चाहिए। अच्छा, सुबह में कोशिश करो कि बच्चा जो है वो अगर कोई फ्रूट खाए तो अच्छा है, और कोई भी जो भी उसकी मर्ज़ी का फ्रूट हो, तो उसमें वाइटमिन, और जो मेन जो है हमारा फ्रूट और कच्ची वेजिटेबल्स लेने का मकसद ये होता है कि हमें लाइव एंजाइम्स मिल जाएं उससे। तो बच्चा जितना भी खाए, थोड़ा सा ही खाता है बच्चा, उसकी पसंद का फ्रूट उसको दे दो, और बस एप्पल नहीं दो। और एक ये ध्यान रखना है कि सूरज थोड़ा सा निकला हुआ हो, ये नहीं हो कि सूरज नहीं निकला है और आपने दे दिया है फ्रूट, ठीक है, ये वो वरना नुकसान कर जाता है। तो सूरज जब थोड़ा सा निकल आए तो उसको फ्रूट दे दो खाने को सुबह के टाइम पे, तो वो उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और उसको फ़ायदा भी देगा। मगर ये ध्यान रखना है एप्पल नहीं देना है, क्योंकि एप्पल में शुगर जो होती है एक्टिव फॉर्म में होती है, और डायबिटीज़ वालों के लिए एप्पल नहीं होता है, सेब। उसके अलावा दूसरा कोई भी फल ले सकते हो। ज़्यादा मीठा फ्रूट खाने से अगर प्रॉब्लम लगे, या ऐसा मीठे खट्टे का नहीं होता है, ये होता है कि ग्लाइसेम, सेब भी कोई इतना मीठा बहुत नहीं होता है, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो देख लो, अगर सबसे अच्छा ये है कि कोई भी फ्रूट खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो और शक लग रहा है कि हमारी शुगर लेवल इससे बढ़ सकता है, तो 1 घंटे बाद चेक करो। अगर 250 के नीचे आ रही है तो ठीक है, 250 से ऊपर जा रही है तो फिर उस चीज़ को आप मत लो, ख़ास तौर से टाइप 1 वाले जो हैं। या फिर ऐसा कर सकते हो कि उस फ्रूट में आप चिया सीड डाल के स्मूदी फॉर्म में ले सकते हो। तो उससे क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपका पेट भी अच्छे से भरेगा, फिर चिया सीड भी बहुत हेल्दी होते हैं, प्रोटीन बहुत होता है उसमें, और उसके अलावा ओमेगा 3 होता है उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में, तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करता है। तो बेस्ट है कि आप सिर्फ फ्रूट की जगह, अगर लगता है किसी फ्रूट की स्मूदी बन सकती है, जैसे पाइनएप्पल की, और आपके मैंगो की, और वाटरमेलन है, तरबूज, खरबूज, इस टाइप के फ्रूट्स की स्मूदी बहुत अच्छी लगती है, तो वो स्मूदी आप चिया सीड डाल के दो। बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहेगी, ख़ास तौर से टाइप 1 वाले जो बच्चे हैं उनको प्रोटीन भी मिलेगा और फ्रूट भी मिल जाएगा, फ्रूट का न्यूट्रिशन। तो स्मूदी किस तरह से बनानी है उसकी पूरी रेसिपी मैंने दे रखी है पाइनएप्पल वाले जो वीडियो है उसमें।
और चिया सीड के अपने फ़ायदे तो हैं ही, उसके साथ ही ये जब फ्रूट के साथ मिल जाएगा तो फ्रूट जो है वो अपनी शुगर और भी धीरे धीरे रिलीज़ करेगा। और फ्रूट अगर रीजनल और सीजनल हो, फ्रूट और वेजिटेबल जो भी खाते हैं तो बहुत अच्छा है। आपके मतलब आपके आसपास के एरिए का उगा हुआ हो और फिर सीज़न के हिसाब से हो। ये नहीं है कि ठंडी में आप वाटरमेलन खा रहे हो और गर्मी में आप जो है वो एप्पल खा रहे हो। एप्पल तो खैर वैसे भी डायबिटीज़ के लिए अच्छा नहीं है, मतलब मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको। और अगर आप किसी भी बच्चे वजह से या फिर आपका बच्चा जो है वो किसी भी वजह से फ्रूट उसको अच्छा नहीं लगता है तो ज़्यादा पीछे मत पड़िए आप। अलसी तिल वाला लड्डू दे दीजिए, वो भी बहुत अच्छा है ऑप्शन। और वो उस भी बहुत धीरे धीरे शुगर रिलीज़ करेगा और वो जिन चीज़ों से बना हुआ है वो बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर हैं सभी चीज़ें। तो वो उसकी इसमें प्रॉब्लम से बाहर निकलने में बहुत हेल्प करेगा। बस ये ध्यान रखना है कि सुबह में ग्रेन नहीं खाना है। और अगर आप कुछ नहीं खाना चाहते या आपके बच्चा है आपके यहाँ, बच्चों को असल में इसलिए मैं ज़्यादा दे कह रही हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, माँ बाप भी। तो मैं हालांकि अलग वीडियो बनाऊँगी बच्चों की शुगर के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। तो अगर आप लोग कुछ भी नहीं खाना चाहते हैं या बच्चा कुछ नहीं खाना चाह रहा है तो मत खाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है सुबह में। अगर खा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खाने को दिल चाह रहा है तो मत खाओ। मगर अगर बच्चा इंसुलिन ले रहा है तो बहुत ध्यान दो, या आप अगर इंसुलिन ले रहे हो तो फिर चेक करके ही इंसुलिन लो। क्योंकि ये जो दो ऑप्शंस मैंने आपको नाश्ते के बताए हैं, फ्रूट वाला भी और ये जो लड्डू वाला है, ये दोनों ही बहुत धीरे धीरे आपकी शुगर रिलीज़ करेंगे। क्योंकि शुगर जो है, शुगर लेवल सबसे ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज अनाज ही रिलीज़ करता है। तो यहाँ हम अनाज नहीं खा रहे हैं तो उतनी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, तो इस बात को ध्यान में रखो। और अगर नाश्ते में कुछ भी नहीं खा रहे हो तो फिर इंसुलिन या दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, वो जो जूस बताया है उसमें आप क्रूसीफर कोई भी मैंने पीछे बता रखा है पत्ता ले सकते हो। और ये जूस जो है और ये जो लड्डू है, ये दोनों ही बहुत ही विटामिन और मिनरल से भरपूर हैं। ख़ास तौर से जूस में पोटेशियम बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। और पोटेशियम जो है आपके ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है। आप पोटेशियम लेते हो तो आपका ब्लड ग्लूकोज बहुत सही रहता है, मतलब बहुत जल्दी आपको स्पाइक नहीं मिलता है, बढ़ती नहीं है जल्दी से शुगर। तो ये जूस बहुत ज़रूरी है लेना, बहुत आप ध्यान दें इस पे, जूस पे भी। और ये जो लड्डू है ये भी दिन में इसका एक होना चाहिए आपका मील। तो इसमें पोटेशियम जो है उसमें ज़्यादातर लोग डेफिशिएंट होते हैं, और ब्लड शुगर को नॉर्मल करने में पोटेशियम बहुत अहम है। और क्योंकि हम यहाँ हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो प्रोटीन को डाइजेशन में भी पोटेशियम बहुत हेल्प करता है। तो ये जूस कैसे बनाना है और कैसे लेना है, ग्रीन जूस वाली वीडियो देखें, उसमें सब कुछ बता रखा है। ध्यान रखें ये जूस 12-1 बजे तक ही ले लें, मतलब सुबह 10 बजे से लेके जब धूप हो तेज़ वाली तब ही लें। क्योंकि इसमें सेलरी डाली हुई है जूस में जो इलेक्ट्रोलाइट में बहुत हाई है। तो आप अगर मतलब हल्की धूप में लो, हल्की धूप से मतलब अगर 12-1 बजे के बाद, जाड़ों में भी अगर धूप हल्की रहती है तो आप 12-1 बजे तक ले सकते हो। कोई नहीं निकलती है धूप तब भी ले सकते हो इस टाइम तक, क्योंकि वो सन के पीक का टाइम होता है, डाइजेस्ट हो जाएगा आपको। लेकिन हाँ, बिल्कुल ही सन नहीं है जैसे कि 8 बजे 7-8 बजे से पहले, और बहुत हल्का सा है, धूप का बिल्कुल भी इम्कान नहीं है। और उधर 1-2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद से सूरज ढलना शुरू हो जाता है, तब मत लो ये वाला जूस आप। हाँ, सिर्फ पत्ती वाला जूस जो है, जो क्रूसीफर की पत्ती का जूस है, वो आप रात में और दोपहर में खाने के साथ ले सकते। उसके अलावा रॉ फूड में लाइव एंजाइम्स भी होते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ी क्वांटिटी में मिलना हमें, तो वो हमारा इससे उसकी पूर्ति हो जाती है। तो अब आते हैं लड्डू पे। तो लड्डू भी आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, किसी भी टाइम ले सकते हैं, सुबह में टी टाइम में, या फिर अगर किसी को रात में भूख लगती है तो भी ले खा सकते हैं। वैसे तो रात में खाना नहीं चाहिए, मगर किसी किसी को भूख लगती है अगर तो खा सकते हैं।
टाइप 1 वाले भी ये लड्डू आराम से ले सकते हैं, प्रॉब्लम उन्हें कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है। और जब ये और दूसरे सीड्स के साथ मिलकर बनी है तो ये और भी हल्के हल्के शुगर धीरे धीरे रिलीज़ करेगा। चाहो तो इस लड्डू को खाने के बाद 1 घंटे बाद शुगर लेवल चेक करके देखें, आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल आएगा। और टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ये लड्डू एक तो आपका पेट भरेगा, अगर नाश्ते में या सुबह टी टाइम में आप 4-5 बजे लोगे, पेट भर जाएगा आपका और न्यूट्रिशन से भरपूर है। तो दिन में एक लड्डू ये काफ़ी रहेगा, दिन में एक लड्डू ये अपनी डाइट में आप ज़रूर ऐड करें। नंबर 3 जो है, 3 नंबर पे आता है लो कार्ब हाई फैट। आपको अपनी डाइट में कार्ब लो रखना है, कार्बोहाइड्रेट, और फैट हाई करना है, फैट ज़्यादा लेना है। डायबिटीज़ हो या कोई भी बीमारी हो, क्योंकि हर बीमारी में शुगर ही कंट्रोल करना होती है, तो हम बस यही ध्यान रखना है हमें कि जो भी हम खा रहे हैं तेज़ी से शुगर ब्लड में ना छोड़े, धीरे धीरे ब्लड में शुगर रिलीज़ हो। तो शुगर तो जग ज़ाहिर है ही कि सभी को मालूम है कि डायबिटीज़ में शुगर नहीं खानी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कल्प्रिट है गेहूं और चावल। गेहूं और चावल दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, मतलब दोनों काफ़ी तेज़ी से खून में शुगर छोड़ते हैं, और इन दोनों में शुगर होती भी बहुत ज़्यादा। तो गेहूं और चावल ये दोनों ही आधे घंटे में ही मोस्टली ब्लड में शुगर आपके छोड़ देते हैं। तो इन दोनों अनाजों को डाइट से बिल्कुल हटा दें, ख़ास तौर से टाइप 1 के पेशेंट। और टाइप 2 वाले भी जिनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा रहता है वो भी ना खाएं। हाँ, कभी कभी मतलब जब शुगर लेवल आपका कंट्रोल में आ जाए, पैंक्रियाज आपका थोड़ा सा मैनेज वो हो जाए, मतलब स्टेबल हो जाए, ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगे, तो कभी कभी महीने में 1 या 2 बार खा सकते हो, वो भी फर्मेंट करके। गेहूं चावल का शुगर लेवल कैसे कम किया जाता है, इसके लिए वीट रोटी कैसे खाएं और प्लेन राइस की वीडियो दी हुई है, उसमें आप देखें वो वीडियो, उसमें बताया है कि इसके नुकसान को कैसे कम किया जाए। तो जिनका शुगर लेवल काफ़ी बड़ा रहता है वो तो ये दोनों ग्रेन ना खाएं तो ही अच्छा है। हाँ, जब शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगे तो कभी कभी उस तरीके से जैसे मैंने बताया है खा सकते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ टाइप 2 वालों के बीटा सेल भी 50% तक डैमेज हो चुके होते हैं, और टाइप 1 में तो बिल्कुल ही पैंक्रियास काम ही नहीं करता है। और बीटा सेल डैमेज करने में 2 चीज़ें बहुत अहम है, एक मिल्क प्रोटीन और दूसरा गेहूं का प्रोटीन। तो जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें बंद करते हो और प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हो बॉडी को, तो और सेल जैसे बॉडी में दूसरे सेल रीग्रो होते हैं, वैसे ही बीटा सेल भी आपके बनने लगेंगे। ख़ास तौर से टाइप 1 के पेशेंट ध्यान दें, उनके बीटा सेल भी बनने लगेंगे, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो सब्र के साथ डाइट पर ध्यान दो बस। अच्छा, ख़ास तौर से टाइप 1 के बच्चों के लिए बस यही ध्यान देना है, या टाइप 1 के अगर बड़े भी पेशेंट हैं तो उन्हें भी यही ध्यान देना है कि हमारा काम कम से कम इंसुलिन में चल जाए, या फिर हमें इंसुलिन की ज़रूरत ही ना पड़े बाहर से लेने की। तो क्योंकि जब तक आपका पैंक्रियास ठीक से इंसुलिन बनाना शुरू नहीं करता, तब तक हो सकता है आपको थोड़ा सा इंसुलिन बाहर से लेना पड़े। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो चीज़ें बीटा सेल को मारती हैं वो नहीं खानी है, तो वो है दूध और गेहूं, बिल्कुल नहीं खाना है। दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि खाना जो भी बना हो, खाना है वो आप जो भी खा रहे हो खाना, वो धीरे धीरे ब्लड में शुगर छोड़े। उसके लिए दूसरे अनाज और हैं, वो आप खा सकते हैं, जैसे मिलेट है, रागी, ज्वार, बाजरा, ये खा सकते हैं। जैसे मैंने मिलेट की रोटी बताई है वैसे ही मिलेट की रोटी बनानी है, वो वीडियो देखें। रागी, ज्वार, बाजरा जो होता है वो 2 घंटे लगते हैं उसको ब्लड में शुगर रिलीज़ करने में, और साथ में हमने इस रोटी में अलसी डाली है। तो अलसी जो है, उसके अलसी के अपने फ़ायदे शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। शुगर पेशेंट कोशिश करें कम से कम 1 से 2 चम्मच उनके खाने में ज़रूर होना चाहिए अलसी। तो एक तो हम लड्डू में ले रहे हैं, दूसरा हम ये रोटी में डाल के ले सकते हैं।
तो जब हम अलसी इसका पाउडर इसमें मिला देते हैं रोटी में, तो वो उसका शुगर लेवल और भी धीरे धीरे शुगर रिलीज़ करेगी। साथ में अगर आप रोटी पे देसी घी लगा लेते हो या फिर फैट या फिर ऑलिव ऑयल या कोई भी फैट लगाते हो, उसमें चर्बी भी लगा सकते हो, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कुछ भी आप ऑयल का या फैट लगाते हो उसमें, तो या फिर किसी ऐसे सालन से खाते हो जो आपकी सालन बना हुआ है उसमें फ़ैट की क्वांटिटी खूब अच्छी होनी चाहिए। तो फैट वाले आप जब सालन के साथ उसे खाते हो रोटी को, तो वो आपके ब्लड में बहुत धीरे धीरे और भी धीरे धीरे शुगर रिलीज़ करती है। इसके अलावा श्री धान्य अनाज जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। असल में ये काफ़ी पुराने अनाज हैं जिन्हें हम मोटा अनाज कहते थे पहले, मगर आजकल लोग इनको नहीं जानते हैं क्योंकि इनकी जगह गेहूं चावल ने ले ली है। तो ये अनाज हैं कोदो, या कोदरा, फावा या बार्नयार्ड, लिटिल मिलेट, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल। इन पांचों अनाजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है। एक्चुअली इसमें शुगर होती ही नहीं है। आप फास्टिंग के दौरान भी इसको आराम से ले सकते हो, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये जो होते हैं ये ब्लड में बहुत धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करते हैं, मतलब ना के बराबर ही होती है इसमें शुगर, बहुत ही धीरे धीरे, कोई 7-8 घंटे में ये शुगर रिलीज करते हैं। तो ये शुगर पेशेंट और ख़ास तौर से टाइप 1 वालों के लिए तो बहुत ही अच्छे अनाज हैं, और इनमें फाइबर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो असल में ये चावल ही होते हैं ये वाले अनाज, तो आप चावल की तरह इनको खा सकते हो। तो आप ये जो मिलेट राइस है इसको बिना किसी डर के अपने डाइट में शामिल कर सकते हो, और 2 टाइम, कितने भी टाइम आप इसको खा सकते हो। इसमें ऐसा कोई, वैसे तो खैर अनाज कम से कम ही खाओ तो अच्छा है, लेकिन अगर खा रहे हो तो ये वाले अनाज तो बहुत ही अच्छे हैं अगर आपको मिल पाते हैं। तो वैसे तो सभी अच्छे होते हैं टेस्ट के लिहाज से, मगर अगर आप राइस की फॉर्म में खाते हो चावल की तरह बना के, मगर कोदरा या कोदो राइस जो होता है वो टेस्ट में अपने वाइट राइस के बहुत नज़दीक होता है। तो टाइप 1 के अगर बच्चे खा सकें तो उनको टेस्ट अगर अच्छा लगे, क्योंकि ये मसला है कि इनका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, असल में हम लोग खाते नहीं हैं, तो मतलब टेस्ट बड के लिए को अच्छा नहीं लगता है। बड़े तो खा लेंगे, मगर अगर बच्चों को अच्छा लग जाता है तो कोदरा आप बच्चों को दे सकते हैं। वैसे उन्हें अगर और दूसरे वाले भी अच्छे लग जाते हैं तो आप दूसरे वाले भी दें, बहुत अच्छे हैं, मगर कोदरा जो है वो वाइट के बहुत नज़दीक होता है उसका टेस्ट। तो ये आप बच्चे को दे सकते हैं खाने में, सालन के साथ, दाल के साथ अपने आराम से दीजिए उसे। बनाने का तरीका मैंने मिलेट राइस की रेसिपी दी हुई है, उसमें बताया हुआ है, वो आप देखें, वरना रोटी भी खा सकते हैं। इन्हीं मिलेट के राइस से आप आटा जब इनका लेते हैं तो उसकी रोटी भी बना सकते हैं। रोटी किस तरह से बनानी है वो मिलेट रोटी की रेसिपी जो दी है उसी तरह से अलसी के सीड डाल के, अलसी का पाउडर डाल के आप रोटी में बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, रोटी जो है उसमें ये प्रॉब्लम होती है, सभी आटे की रोटी अच्छी नहीं बनती है और टेस्ट में भी अच्छी नहीं होती है, और ठीक से हैंडल भी नहीं कर पाते हो। तो दो मुझे टेस्ट में जो अच्छी लगी रोटियां और मेरे बच्चों को भी, वो हैं फॉक्सटेल मिलेट और बार्नयार्ड मिलेट। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इन्हीं में आप अलसी पाउडर डाल के एक एक, मतलब पर पर्सन के हिसाब से एक बंदे के लिए 1 चम्मच अलसी पाउडर, तो वो आटे में आप जब मिला दोगे तो उससे क्या होगा, उससे आटे को संभालना भी इसको आसान हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये दोनों फॉक्सटेल मिलेट और बार्नयार्ड मिलेट की रोटी भी अच्छी होती है टेस्ट में। तो टाइप 1 वाले बच्चे जो हैं वो भी इस रोटी को आराम से खा सकते हैं बिना किसी डर के। और सालन जो है खूब अच्छा सा आप बनाइए, फैट डाल के खूब अच्छा, मतलब चिकनाई अच्छी होनी चाहिए सालन में, उसमें उससे बच्चे को खाना दीजिए। गोश्त होना चाहिए सालन में अच्छी तरीके से, और चिकनाई वो वाला खाना आप बच्चे को दीजिए। और उसकी शुगर जो है बहुत धीरे धीरे रिलूज़ होगी, आप चाहें तो चेक करके देखें।
और इन पांचों मिलेट को आप बिना डर के आराम से खा सकते हो किसी भी बीमारी में। साथ में अगर रोटी पे फैट या ऑलिव ऑयल लगा लोगे तो, या देसी घी, तो और भी अच्छा है, मगर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जो भी हो। वरना जो सालन बना रहे हो उसमें अच्छी मिकदार में फ़ैट होना चाहिए, तो टेस्ट भी अच्छा होगा और बच्चा जो है, बड़ा बच्चा हर कोई शौक से इसको खा लेगा और नुकसान भी नहीं होगा। टाइप 1 के लिए ये पांचों अनाज जो होते हैं ये एकदम जैसे अमृत की तरह है, क्योंकि शुगर बहुत हल्के रिलीज़ करते हैं, ख़ास तौर से बच्चे, क्योंकि वैरायटी चाहते हैं और उनके रोटी के बिना उनका काम नहीं चलता है। बड़े तो ये है सूप पी लिया, थोड़ा कबाब वगैरह खा लिया, उससे उनका काम चल जाता है, मगर बच्चों को जो है थोड़ा हैवी चाहिए होता है, क्योंकि वो वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उन्हें एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, तो उनका रोटी के बिना काम नहीं चल पाता है, तो उनको थोड़ा सा ग्रेन देना पड़ता है। तो उनके लिए ये रोटी जो है बेस्ट है। और अलग अलग तरह का अच्छा सालन बनाइए, उनको दीजिए और अब मज़े से खाएंगे भी, उनकी लाइफ में बोरियत नहीं होगी। तो टाइप 1 वाले और टाइप 2 वाले दोनों ही ये रोटी और मिलेट के राइस जो है दोनों टाइम खा सकते हैं। एक टाइम खाना चाहे एक टाइम खाएं, दोनों टाइम खाना चाहे तो दो टाइम भी खा सकते हैं, कोई ऐसा ज़्यादा मसला नहीं है इसके साथ। और अगर ये पांचों अनाज नहीं मिल पाते हैं, ये 5 अनाज अगर मिल पाते हैं तो बेस्ट है, नहीं मिल पाते तो फिर अपना जो ज्वार बाजरा और रागी है तो उससे वो खाएं आप, वो भी अच्छी चीज़ है। अच्छा, रात में कोशिश करें कि जैसे आपकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो कोशिश करें कि ग्रेन एक ही टाइम खाएं, दोपहर के टाइम, और रात में ये कोशिश करें जैसे कुछ भी प्रोटीन वाला, प्रोटीन के लिए रात का टाइम बहुत अच्छा होता है, तो प्रोटीन वाला लें, जैसे कि आप एग ले सकते हो, कबाब, सूप, फिश, मैंने रेसिपीज़ दे रखी हैं वो ले सकते हो। साथ में अगर जैसे कि बड़े तो खा लेंगे, मगर बच्चा अगर चाहता है तो थोड़ा सा उसको रोटी सालन दे दिया, या फिर राइस और सालन, और थोड़ा सा अपना ये साथ में अंडा दे दिया या सूप दे दिया, दोनों चीज़ें दे दीजिए, तो वो फिर ग्रेन कम खाएगा इस तरह से। तो अलग अलग वैरायटी में खाएं, मतलब एक साथ खाना खा के बोर ना हो जाएं। और ये भी ध्यान रखें कि आपके खाने में दिन में एक टाइम ऑर्गन मीट, जैसे कि गुर्दा, कलेजी, लीवर जो होता है, किडनी और लीवर, वो भी होना चाहिए, थोड़ा सा एक पोर्शन होना चाहिए, जितना भी आप खा सको थोड़ा सा। तो किस टाइप से बनाना है ये कलेजी और गुर्दा, वो भी रेसिपी मैंने दे रखी है। तो खाने में वैरायटी रखें ताकि आप बोर ना हो। और रेसिपीज़ तो सारी मैंने दे ही रखी हैं, वो सब जाके वीडियोस आप चेक करें उन पे किस तरीके से बनाना है। अब नंबर 4 पे आता है फैट। फैट जो है, फैट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ में। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए और डायबिटीज़ ना हो इसके लिए आपकी डाइट होनी चाहिए हाई फैट और लो कार्ब, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम और फैट ज़्यादा। तो हाई कार्बोहाइड्रेट वाला अनाज यानी कि गेहूं चावल ना के बराबर बहुत, और दूसरा अनाज भी कम, और फैट जो है वो आपके खाने में ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, फैट भी कौन सा वाला? एनिमल फैट। एनिमल फैट जो है वो आपके खाना, जो जो भी आप खाना बनाएं ज़्यादातर कोशिश करें एनिमल फैट यानी कि चर्बी में ही बनाएं। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं यानी कि घाव करते हैं, ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये सभी तेल जो होते हैं ये ओमेगा 6 में बहुत हाई होते हैं, जबकि चर्बी जो होती है वो ओमेगा 3 में हाई होती है। असल में एक तो ये जो आजकल वेजिटेबल ऑयल के नाम पे मिल रहे हैं, ये वेजिटेबल ऑयल होते नहीं है, ज़्यादातर सब सीड्स, मिनरल सीड्स के भी नहीं होते हैं, मिनरल ऑयल होते हैं, जो कि पेट्रोल का वेस्ट होता है, डीजल, उसके बने होते हैं। उसमें ये लोग थोड़ा सा कलर और खुशबू मिला के दे देते हैं वेजिटेबल ऑयल के नाम से, और उसमें वेजिटेबल ऑयल होता ही नहीं। और वेजिटेबल ऑयल के नाम से भी जो देते हैं तो वो वेजिटेबल ऑयल भी नहीं होता है, ज़्यादातर सीड का और ग्रेन से बनते हैं अगर देते भी है। पहली बात तो मिनरल ऑयल होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, थोड़ा सा डालते होंगे तो वो भी आपका ये
सीड्स का और ग्रेन से जो ऑयल निकालते हैं वो ये लोग देते हैं। तो वो भी इतनी हाई हीट पे प्रोसेस करने के बाद मिलता है। जबकि चर्बी से निकलने वाला जो फैट होता है बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है चर्बी का, तो इसमें तलाई का काम भी आप कर सकते हो। कभी कभी तला हुआ खा सकते हो, अगर चर्बी में तला हुआ खा रहे हो तो वो अच्छा रहता है। ज़्यादा मत खाओ तला हुआ, मगर अगर कभी कभी खा रहे हो तो इसमें चर्बी में आप खा सकते हो। तो आप चर्बी में कभी कभी तलने वाली तलने, अगर कोई चीज़ तल रहे हो तो तलने वाला फ्राई करने वाला काम कर सकते हो। वो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना आपको ये जो वेजिटेबल ऑयल में आप फ्राई करते हो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हाई। और असल में रियल में जो चर्बी और फैट जो होता है ना, एनिमल फैट, वही फैट जो होता है हमें बॉडी को हमारी वही फैट चाहिए होता है, ना कि वेजिटेबल ऑयल। थोड़ा बहुत अगर वेजिटेबल ऑयल मिल जाता है आपको प्योर वाला तो खा सकते हो। असल में अगर आप प्योर वाला खाओगे तो वो उसका टेस्ट इतना ज़्यादा मतलब शार्प होता है कि उसमें कोई भी आप सब्ज़ी या सालन बनाओगे तो वो अच्छा लगेगा भी नहीं आपको। आप प्योर सरसों का तेल आप खा के देखो, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब स्मेल इतनी तेज़ होती है कि आप खा नहीं पाओगे उसको, अगर प्योर वाला अगर आपको मिल गया तो। ऐसे ही और भी कोकोनट ऑयल है या कोई भी तिल का तेल है, आप बिल्कुल प्योर वाले में अगर सब्जी या अपना खाना सालन कुछ भी बनाते हो तो वो आपको टेस्ट में इतना अच्छा नहीं लगता है। जबकि चर्बी में बना हुआ खाना बहुत टेस्टी होता है। और हमारी बॉडी को एनिमल फैट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि वेजिटेबल ऑयल के नाम पे मिलने वाले मिनरल ऑयल या डीजल की। तो थोड़ा बहुत कोई और तेल जैसे कि जैतून तेल, नारियल का अगर आपको मिल जाता है प्योर वाला तो खा सकते हो, बट वो भी कम ही यूज़ करो। ज़्यादातर अपना खाना चर्बी में ही बनाओ अगर बीमारियों से निजात पाना चाहते हो। और बाकी फ़ैट के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने, एनिमल फ़ैट बेनिफिट्स, तो वो वीडियो आप देखें, उससे आपको चर्बी के फ़ायदे और चर्बी बनाने का तरीक़ा भी मैंने उसमें बताया हुआ है। तो वो देखें आप और घबराएं नहीं, एनिमल फैट से आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। हाँ, असल में तो हार्ट अटैक आने की एक बड़ी वजह मिनरल ऑयल का इस्तेमाल है। थोड़ी बहुत देसी घी भी खा सकते हो, लेकिन वो आपके बजट से बाहर हो जाएगा देसी घी, और उसमें भी खाना कोई ख़ास इतना अच्छा बनता भी नहीं है। एनिमल फैट जो होता है चर्बी, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है खाने के हिसाब से, खाने में डालने टेस्ट के हिसाब से भी और आपके बजट के लिए भी। अब आते हैं सॉल्ट पे। तो सॉल्ट बस ये वाइट वाला रिफाइंड वाला ये जो प्रोसेस्ड सॉल्ट आ रहा है, इंडस्ट्रियल सॉल्ट, ये नहीं खाना है। इसके बजाय आप सेंधा नमक खाने पकाने के लिए बेस्ट है। पिंक सॉल्ट भी सेंधा नमक ही होता है, तो वो मिल जाए तो अच्छा है आपके लिए। वरना वाइट वाला जो सेंधा नमक होता है वो भी बहुत अच्छा है, आप वाइट वाला भी ले सकते हो। और अगर वो भी नहीं मिल पाता है, जो सी सॉल्ट होता है वो भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छा होता है खाने के लिए। बस ओरिजिनल फॉर्म में होता है। हमारे यहाँ पहले उसको डेली का नमक कहा जाता था, तो वो एक डेली की तरह होता है बना हुआ, तो वो आप जो है अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी डर के। अब आते हैं शुगर पे। तो डायबिटीज़ के लिए बेस्ट स्टीविया है। स्टीविया में बिल्कुल भी इसका टेस्ट तो मीठा होता है, मगर ये आपका शुगर लेवल को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है। और अपनी चाय वगैरह जो भी बनाते हैं उस स्टीविया में बनाएं। मैंने थोड़ा कोई 3 या 4 रेसिपीज़ दे रखी हैं चाय बनाने की, मिल्क टी की भी दे रखी है, तो वो वीडियोस आप देखें कि बिना चीनी की चाय जो है वो कैसे बनती है स्टीविया डाल के। तो अगर स्टीविया आपके पास नहीं है तो फिर आप फीकी चाय पिए, क्योंकि आप उसमें गुड़ वगैरह अगर डालोगे तो वो भी आपको, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो वो आपका शुगर लेवल बढ़ा सकता है। तो या तो स्टीविया वाली चाय पिए या फिर बिना चीनी की फीकी। अच्छा, लड्डू वगैरह जो बनाए वो जो है वो खजूर से बनाए तो बेस्ट है। बाकी पाम जैगरी या कोकोनट शुगर भी आप यूज़ कर सकते हो, बट शुगर कंट्रोल में आने लगे उसके बाद। वरना खजूर बेस्ट है आपके लिए। अगर बहुत ज़्यादा आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो ये कोकोनट शुगर और पाम जैगरी जो है वो थोड़ी सी शुगर कंट्रोल हो जाए उसके बाद यूज़ करो।
ख़ास तौर से टाइप 1 के लोग तो ख़ास ध्यान दें कि अगर कोकोनट शुगर या पाम जैगरी या से शुगर लेवल बढ़ता है आपका, आप जब भी अगर कोशिश करें खाने की, और तो खाने के बाद चेक ज़रूर करें कि अगर कोकोनट शुगर और पाम जैगरी से भी आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है तो आप ना खाएं वो। तो अगर किसी चीज़ पे आपको शक है कि हमारा ये चीज़ खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो खाने के बाद 1 घंटे बाद आप चेक करें कितना बढ़ा है। 250 से नीचे है, ये नंबर्स में सिंगल डिजिट वाला जो नंबर होता है, मुझे तो पता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, 9 से कम आ रही है आपकी तो फिर ठीक है। और अगर ऊपर जा रही है 9 से या फिर 250 से आपकी ऊपर जा रही है तो फिर उस चीज़ से आप परहेज़ करें जब तक आपका पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं करने लगता है। इस बात का ख़ास ध्यान रखें, ख़ास तौर से टाइप 1 के पेशेंट, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें नहीं खानी है जो इंसुलिन को एकदम से शूट करती हो, क्योंकि उनके पास इंसुलिन है नहीं, तो उन्हें कम से कम इंसुलिन में अपना काम चलाना होगा ताकि ज़्यादा इंसुलिन लेने से जो प्रॉब्लम होती है कम से कम उनसे तो बचा जाए। बाद में जब इंसुलिन बनना शुरू हो जाए थोड़ा बहुत आप खा सकते हो। और जो मैंने रेसिपीज़ दे रखी है वो काफ़ी टेस्टी होती हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पानी पे आते हैं, तो पानी भी आजकल अच्छा नहीं आ रहा है बाज़ार में, और टैप वाटर में बाज़ार में जो मिलता है, और टैप वाटर में जो है हमारे फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरे केमिकल भी होते हैं, वो भी सेहत के लिए नहीं अच्छे होते हैं। और अगर आप बाज़ार से मिनरल वाटर लेते हो या स्प्रिंग वाटर लेते हो, तो वो जो होता है प्लास्टिक बॉटल्स में आता है, तो वहाँ पर आपको प्लास्टिक की प्रॉब्लम होती है। तो वो माइक्रो प्लास्टिक आपके ब्लड में घुल जाता है और वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बाद में देता है। तो बेहतर है कि आप घर पर ही स्प्रिंग वाटर या मिनरल वाटर बना लें और वही पिए, और उसी में अपना खाना भी बनाएं, तो आपको अपनी बीमारियों से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छा, ये कैसे बनाना है आपको, तो आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है जिसमें नीचे होल हो, और उसमें क्या करना है आपको, सबसे नीचे जो है घड़े में आप अगर आपके पास स्टील का ऐसा कोई बर्तन है जिसमें नीचे कुछ होल हैं, जैसे स्टीमर टाइप होता है उस टाइप का है, वो भी आप ले सकते हो। तो उसमें सबसे नीचे जो है वो पत्थर के टुकड़े, थोड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर के टुकड़े डालने हैं, स्टोन्स जो होते हैं। उसके ऊपर फिर आपको रेत डालनी है, और फिर रेत के ऊपर आपको कोयला रखना है, कोयले के पीसे टुकड़े, और कोयले के ऊपर फिर वो जो बजरी आती है छोटी छोटी जो पत्थर की पत्थरियाँ होती हैं वो डालनी है। ये आप लेयर्स बना के नीचे आपको घड़े इस वाले घड़े को एक स्टैंड पे रखना है, और उसके नीचे आपको एक और दूसरा बर्तन रखना है। फिर आप घड़े के ऊपर आप पानी डालें तो वो छन के पानी नीचे वाले बर्तन में आएगा, और जब नीचे वाला बर्तन पानी से भर जाए तो आप फिर से वही पानी, नीचे वाले बर्तन का पानी फिर से रोटेट कर दीजिए, मतलब उसी पानी को दोबारा से आप छानने के लिए ऊपर वाले घड़े में डाल दीजिए बर्तन में, तो वो दोबारा से छन के नीचे आएगा। ये इस तरह का रोटेशन आपको 4 या 5 बार करना है। तो ये आपका बाद में 4-5 बार जब आप इस तरह से कर लोगे तो ये आपका मिनरल वाटर तैयार हो गया। इस वाटर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है और मिनरल्स भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, और ये आपको हर एक बीमारी से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो डाइट के साथ आप ये वाला पानी भी अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी पानी को आप पिए और इसी पानी से आप खाना भी बनाएं। अब आते हैं टाइमिंग पे, तो टाइम के हिसाब से सूरज निकलने के बाद से आप दोपहर 12-1 बजे तक कुछ कच्चा कुछ भी खा सकते हो, फ्रूट या सब्जी कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, फ्रूट्स में एप्पल डायबिटीज़ वाले नहीं खा सकते हैं, और दूसरे सीज़न में जो भी फ्रूट आते हैं वो खा सकते हैं। बाकी सलाद और जूस जो है वो आप ले सकते हो दोपहर में, दोनों भी ले सकते हो। और अगर सलाद नहीं खाना चाहते हो तो दोपहर के टाइम 12-1 बजे के टाइम जूस भी ले सकते हो। खाली जूस जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सलाद से भी ज़्यादा। ख़ास तौर से आप किसी बड़ी बीमारी में फंसे हुए हो तो आपकी ग्रीन जूस बहुत हेल्प करेगा, और ये जूस आप फास्टिंग के दौरान भी ले सकते हो। ग्रीन जूस जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है।
अच्छा, दोपहर में कार्ब खा सकते हो मगर गेहूं चावल नहीं। दूसरे अनाज जो मैंने बताए हैं वो खाओ आप। शाम में कोशिश करो प्रोटीन खाओ, जैसे कोई स्टीक या एग या दाल सूप या बोन ब्रॉथ या फिश या कुछ और चिकन, और थोड़ा सा साथ में ऑर्गन मीट भी, चाहे आप दोपहर में खाओ या फिर रात के खाने में खाओ। थोड़ा सा गुर्दा या कलेजी या कभी ब्रेन थोड़ा सा होना चाहिए वो भी। और कोशिश ये करो कि रात का खाना जो है वो 6 या 7 बजे तक खा लो। 7-8 बजे चाय ले सकते हो आप, जो भी आपको पसंद हो। मिल्क टी चाहो मिल्क टी लो, और ग्रीन टी चाहो ग्रीन टी। कैसे बनाना है वो रेसिपी आप मैंने दे रखी है, वो देखो आप। और कोशिश करो जल्दी खाना खा लो, क्योंकि आप अगर रात में लेट खाना खाते हो देर में, तो वो भी आपके ब्लड शुगर पे असर डालता है। ख़ास तौर से टाइप 1 के पेशेंट तो ध्यान रखें 6-7 बजे तक अपना जो रात का खाना है वो फिनिश कर लें। अब विटामिन डी, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी के लिए सभी को मालूम है धूप में बैठना है कम से कम आधा घंटे। ठंड में हो 1 घंटा 2 घंटे भी बैठ सकते हो, मगर अगर गर्मी ज़्यादा है तो सुबह शाम की जो हल्की धूप होती है वो आप आधे घंटे की लो। और सुबह शाम में क्योंकि इतनी तेज़ नहीं होती है गर्मी में धूप, तो वो आपको परेशान नहीं करेगी। और गर्मी में धूप बर्दाश्त होती भी नहीं है, तो कोशिश करें कि थोड़ी सी धूप जो है सुबह शाम की ले लें, और ठंडी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो धूप से एक तो आपको विटामिन डी मिलता है, दूसरा मेलाटोनिन मिलता है, जो कि आपका वो भी एक हार्मोन ही होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आयोडीन, आयोडीन की कमी भी आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आयोडीन के लिए या तो सी फूड आपके खाने में इस्तेमाल होना खाने में होना चाहिए, या फिर आपका जो खाना आ रहा है, अगर आप समंदर के नज़दीक आसपास रह रहे हो तो वहाँ से अगर आपका खाना आ रहा है, तो ज़मीन में भी असल में सॉइल में भी होता है आयोडीन, तो वहाँ भी आपको वहाँ से भी मिल सकता है। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप कोशिश करो सी कैल्प, सबसे अच्छा इजी जो होता है वो सी कैल्प होता है। सी कैल्प का एक कैप्सूल ले लो और उसको अपने खाने में खा लो। बच्चे जो हैं, बच्चे ऐसे कैप्सूल अगर नहीं खा पाते हैं तो फिर उनकी लिए खाने में उनके सालन में डाल दो, या तो आधा कैप्सूल, जैसे अगर 500 माइक्रोग्राम का कैप्सूल है तो उसका हाफ लेके मतलब 12 साल तक के बच्चे को हाफ उसका दो, 250 माइक्रोग्राम का, और वो उसके खाने में डाल दो। उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको आराम से खा लेगा। रोटी में भी डाल सकते हो। और अगर 10 साल से 12 साल के ऊपर का बच्चा है, 10-12 साल के, तो फिर उसको पूरा कैप्सूल दे दो। आयोडीन जो होती है उसकी ज़रूरत हर एक मम्मल को होती है। मम्मल यानी दूध पीने वाले, जितने भी हम लोग भी दूध पीने वाले हैं ना जानवर, उन सभी को होती है। इंसान जानवर जो भी होते हैं। और ग्लैंड्स जो होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि थायराइड ग्लैंड के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है आयोडीन की, मगर दूसरे ग्लैंड्स को काम करने के लिए भी थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। और जब हम फूड फॉर्म में लेते हैं तो जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना ले लेती है वो, और बाकी जो है आयोडीन वो शुशु के ज़रिए बाहर निकल जाता है, जो एक्स्ट्रा वाला होता है वो वाला मत लीजिए। वो जो शीशी में आता है वो कॉन्सेंट्रेट हुआ हुआ, वो के मत लीजिए। जो फूड का है जैसे सी कैल्प जो है वो अच्छा सोर्स है। अब गट माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स का गट में सही क्वांटिटी में होना बहुत ज़रूरी है आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, माइक्रोब्स का खाना जो होता है वो होता है फाइबर और शुगर। तो अगर आपके अंदर गुड बैक्टीरिया सही क्वांटिटी में होंगे तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए आप 1 या 2 चम्मच कीफर दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। बच्चे को भी दीजिए आप, बच्चे हो या जो भी हो बड़ा, उसको दीजिए आप। बच्चे के लिए 1 ही चम्मच काफ़ी है, क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ते हैं। आप जो भी खाना खाओगे उसमें से शुगर और फाइबर जो है वो जब वो बैक्टीरिया उसको खाएंगे तो वो खुद ही बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा आप सिरके की चटनी, प्याज या लहसुन मिर्च वाली जो चटनी होती है वो भी खाने के साथ खा सकते हो, उसमें सिरका डाल के। सिरके में भी बैक्टीरिया होते हैं, मगर केफिर में बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो आप ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी ले सकते हो, और दोनों भी ले सकते हो। केफर 1 चम्मच ले लिया किसी भी टाइम, और खाने के साथ में आपने ये जो सिरके वाली चटनी है ये ले सकते हो। अच्छा, केफर कैसे बनता है और उसके क्या फ़ायदे हैं, इसके लिए केफर वाली वीडियो देखें। या फिर सावर क्राउट भी ले सकते हो थोड़ा सा खाने के साथ। जो अचार मैंने रेसिपी दे रखी है गोभी की, पत्ता गोभी की, सावर क्राउट, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसमें भी माइक्रोब्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। अच्छा, छोटा बच्चा अगर केफर ना खाए तो 1 चम्मच उसके, वैसे तो 1 चम्मच आराम से खा लिया जाता है, ऐसा मसला नहीं है, मगर बच्चा छोटा है तो वो फिर नखरा कर सकता है। तो उसके आप क्या कर सकते हो, उसके आटे में डाल सकते हो। आटा जो चावल उसके लिए जो ग्रेन बना रहे हो ना आप, मिलेट राइस, या फिर आप उसके लिए जो रोटी बना रहे हो, उसमें 1 चम्मच आप डाल सकते हो। तो उसको माइक्रोब्स मिल जाएंगे उस खाने के ज़रिए। अच्छा, आखिर में ध्यान रखना है कि दूध और गेहूं, ये दो चीज़ें जो हैं आपके बीटा सेल को मारती हैं, तो ये दोनों चीज़ें अपनी डाइट से हटा दें। ख़ास तौर से टाइप 1 के पेशेंट थोड़ा सा भी दूध पियेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। हाँ, थोड़ा सा दूध जो है वो चाय में या फिर थोड़ा सा बटर या कीफर फॉर्म में ले सकते हो, डेयरी, वो भी कम ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, मिल्क टी जो है उसमें थोड़ा सा दूध आप डाल सकते हो, क्योंकि चाय में जब दूध डालते हैं तो उसकी प्रोटीन जो है वो डेड हो जाती है, तो वो आपको नुकसान ही देती है। तो 2-3 कप भी चाय पी सकते हो आप दूध वाली दिन में। वरना ऐसा कर सकते हो, एक टाइम ग्रीन टी भी आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करती है। तो एक टाइम ग्रीन टी ले ली और एक टाइम आपने ये जो मिल्क टी है वो ले ली। अच्छा, अगर बीच में स्नैकिंग का दिल चाहता है, वैसे तो देखो स्नैकिंग अच्छी बात नहीं है बीच में खाने के करना है, लेकिन फिर भी अगर दिल चाहता है या फिर ख़ासतौर से बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो स्नैक्स के लिए आप प्रोटीन के आइटम रखें। जैसे कि आप कबाब खा सकते हो, बना के रखो फ्रिज में, जिससे जैसे अगर बीच में भूख लगती है तो इन चीज़ों को खाओ। या फिर आप एग खा सकते हो, या फिर सूप ले सकते हो, कुछ भी हो प्रोटीन वाली चीज़ लो, मतलब। और ऑर्गन मीट भी ले सकते हो अगर स्नैकिंग में आपका दिल चाह रहा है। और चीज़ों से बेहतर है, और चीज़ों की तरफ आप भागोगे, बाज़ार से बने हुए बिस्किट्स, क्रैकर्स, ये सब कुछ नहीं लेना है। जो भी हो प्रोटीन वाली कोई चीज़ आप फ्रिज में बना के रखो। और अगर स्नैकिंग का बीच में, वैसे तो इंसुलिन जब कंट्रोल में आने लगता है इतनी भूख लगती नहीं है, फिर भी अगर दिल चाहता है बीच में कुछ खाने को, तो इस टाइप की प्रोटीन वाली चीज़ें ही आप खाओ, स्नैक बताओ। तो काफ़ी कुछ कवर कर लिया है हमने डायबिटीज़ के बारे में। असल में आपको ये सब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको ये सब मैंने बहुत आसान करके बताया है ताकि आप समझ पाओ, क्योंकि आप अगर बीमारी को समझ पाओगे तभी उससे बाहर निकल पाओगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से, ऑडियो को सुनो इसको। और ये टाइप 1 के लिए मैं एक अलग से ऑडियो बना दूंगी, हालांकि काफ़ी कुछ मिलता जुलता ही होगा, फिर भी उसमें कुछ थोड़ा सा अलग होगा टाइप 1 वालों के लिए, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो इस ऑडियो को ध्यान से सुन के और फिर इसमें जो भी मैंने बताया है उसको अपनी लाइफ में शामिल करके उससे फ़ायदा उठाइए। और फिर मुझे कमेंट, अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें।